हेलो गाइस। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ईएमआई से रिलेटेड। देखिए, जो डेरिवेशंस हैं वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस होती हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, जो विदाउट एनी कॉन्सेप्ट आप कर नहीं सकते, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उन्हें करना। तो उसी के लिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं। चलिए उनको शुरू करते हैं। ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? हाउ डज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल चेंज व्हेन एन आयरन रॉड इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इट। मीन्स वो कहना चाहता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या कैसे इफेक्ट होगा अगर हम जो एक कॉइल है इसके अंदर हम अगर एक आयरन रॉड को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसके जो सेल्फ इंडक्टेंस है उस पर क्या चेंजेस आएंगे। सी, तो इसका आंसर क्या होगा? जो ये आयरन, आपको पता है कि आयरन की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी विच इज इक्वल टू म्यू आर होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो हाई होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? इसकी हाई है रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो और ये कॉइल है जो ये पहले से ही इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स के लिए निकल रही है, ठीक है। As the relative permeability of iron is high, so it will allow more and more flux to enter it and come outside from the coil, from the iron rod. So as we know, क्या कि जो फ्लक्स होता है वो जैसा हम जानते हैं ये फाई क्या होता है? एल आई। कहाँ से निकल के आया? ये हमने जो डेरिवेशन किया था सेल्फ इंडक्शन का, वहाँ से निकल के आया है। तो फाई क्या हो जाएगा? ये मतलब कि एल क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई, ठीक है। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्लक्स के। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फ्लक्स पहले से इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी ज़्यादा है आयरन की। तो इस वजह से जो इसका सेल्फ इंडक्शन है, इंडक्टेंस है, वो भी क्या होगा? वो इस केस में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हैं तो आप उनको ईजिली कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। टू आइडेंटिकल लूप्स, वन ऑफ कॉपर अनदर ऑफ एल्यूमिनियम, आर rotated with the same speed in the same magnetic field, in which case the induced EMF will be more and the induced current will be more। तो इसने पूछा कि हमसे कि दो हमारे पास कॉइल है, लूप्स या फिर कॉइल के लिए। पहला तो है कॉपर का, जो सेकंड वन है वो है हमारा एल्यूमिनियम। इसमें हमसे पूछा है कि उसने अगर हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में इनको रोटेट करते हैं सेम स्पीड के साथ, तो ईएमएफ जो होगी वो किस में ज़्यादा होगी, ठीक है। सही, तो देखते हैं फर्स्ट केस। देखिए ईएमएफ होती क्या है? वैसे मैंने बताया था आपको -d∅/dt। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो ईएमएफ है वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर से, मतलब कि वो किस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ लूप। सो तो इस केस में जो ईएमएफ है वो सेम ही रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेम, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं जो इंडिपेंडेंट है ईएमएफ तो नेचर के लूप की। सेकंड केस है इंड्यूस्ड करंट विल बी मोर, कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो कौन सी लूप में ज़्यादा होगा, वो कॉपर में होगा या फिर एल्यूमिनियम में। तो देखिए जो करंट है, इसमें पूछा करंट, तो हम करंट को ले लेते हैं। वी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ओम्स लॉ। आई क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। तो यहाँ से देखिए आप, जो आई है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको पता कि इन दोनों में हम ये रेजिस्टेंस वाला केस लगा सकते हैं, ठीक है। कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, एल्यूमिनियम का उससे ज़्यादा होता है कॉपर से। तो इन्वर्सली है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज़्यादा होगा। तो कॉपर में जो करंट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, मतलब ज़्यादा होगा, मोर। और इसमें क्या होगा? लेस। तो ये तो आपको बस यही है, आपसे जो भी पूछा जाए पहले उसका फॉर्मूला लगा दीजिए। वी इक्वल टू आई आर हमने लगा दिया, हमने आई को एक तरफ कर दिया, वी अपॉन आर आ गया। हमने इसमें देखा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है? वोल्टेज का नहीं लग सकता, आर। हमने आर से देखा किसका रेजिस्टेंस कितना, किसका ज़्यादा है या फिर कम है, उस हिसाब से हमने ये यहाँ से सॉल्व कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है हर एक चीज़ का तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। सो मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अवर डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन बेस्ड क्या होती है कि इसमें आपको कुछ फिगर्स दी हुई होंगी। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, उसने कहा कि अगर यहाँ पे हम इसे मैग्नेट बार को अगर इसकी तरफ लेके आते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट की? इसमें वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे लूप हो गया या फिर आपको ये डायग्राम बना के दे दिया इस तरह से, ये वाला, और यहाँ पे मैग्नेट बार लगा दी, इसकी डायरेक्शन इधर कर दी, ठीक है। तो इनको समझने के लिए बस आपको 4-5 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो आपने याद कर लिया, फिर आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट उनका, तो आप जो फिगर वाले क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही आसानी से कर पाओगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इधर लिखता हूँ। जब भी नॉर्थ पोल आएगा किसी भी लूप के पास, मतलब कि उसके करीब आएगा, सेम डायरेक्शन होगी, उसके नियर होगा नॉर्थ पोल। हमें याद करना नॉर्थ पोल लेके चलेंगे, ठीक है। आपका ज़्यादातर काम उसी से हो जाएगा। अगर नॉर्थ पोल आएगा लूप के साथ तो उसकी डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। द डायरेक्शन शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज दिस, ओके। अगर साउथ पोल आएगा उसके पास तो वहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया
पहला केस है हमारा नज़दीक, मीन्स नियरेस्ट, नियर। अगर कोई भी बार मैग्नेट उसके लूप के नज़दीक आएगी तो हम कैसे करेंगे। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज़, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखिए, अब एक और है, मैं एक और लूप बना देता हूँ यहाँ पे। बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, इसका साउथ है, ये इससे दूर जा रही है, फार अवे फ्रॉम दी कॉइल। तो इसकी डायरेक्शन बतानी है आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना, नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अगर पास आएगा, इसको काटो, अगर वो पास आएगा नॉर्थ साउथ तो क्या होगी, जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तब इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तब ऐसे हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से हमने याद रख लिया। अगर नॉर्थ पोल नियर मतलब कि क्लोज, चलो क्लोज, क्लोज टू मैग्नेट है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल फार है, फार अवे, देन द डायरेक्शन विल बी इन क्लॉकवाइज। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से तैयार हो गया। और अगर वो आपको ये देते डायग्राम बना के कि यहाँ पे एक लूप है नॉर्थ साउथ, ये यहाँ से फार अवे है और ये नॉर्थ साउथ, मीन्स अगर लूप दो बार मैग्नेट्स के बीच में है और एक का नॉर्थ पोल इसके पास है और दूसरे का नॉर्थ पोल इससे दूर है, तो इसमें नो डायरेक्शन मीन्स नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, नो ईएमएफ विल इंड्यूस। ओके, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो कोई डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया आपका। यही लूप की जगह वो कैपेसिटर रख देता है कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव है, कैपेसिटर तो आपको पता होगा ना, ये चार्ज को स्टोर करके रखता है, इसका नेगेटिव है ये। और इसकी तरफ अगर मैं एक बार मैग्नेट लेके आता हूँ नॉर्थ साउथ, ये ठीक, डायरेक्शन ये है इसकी। तो आपको बताना है कि जो करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है ये, तो आपको पता जब भी ऐसे आएगा तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि नॉर्थ पोल अगर करीब आया तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल अगर क्लोज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये होगा आपकी जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो होगी A to B। और अगर ये कैपेसिटर दो बार मैग्नेट्स के बीच में होता है नॉर्थ साउथ ऐसे, तो इसमें क्या होगा, नो ईएमएफ इंड्यूस, तो डायरेक्शन नहीं होगी इसकी कुछ भी, ठीक है। अगर दो बार मैग्नेट्स के बीच में होगा, बिल्कुल सेम केस यही है कैपेसिटर के साथ। और एक और ले लेते हैं, इस बार कुछ ऐसा है, गैल्वेनोमीटर है ये, देखिए साउथ और नॉर्थ, और देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो इसमें देखिए जो नॉर्थ पोल है ये इस वाली कॉइल से अवे हुआ है, जब भी अवे होगा तो क्लॉकवाइज बताया था मैंने, ठीक। इसमें देखिए अब जो साउथ पोल है वो इसके करीब आया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने वही बताया था कि नॉर्थ पोल आएगा अगर करीब तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें साउथ पोल आया है इसके नज़दीक तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही होगा। सो ये है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और आपने ये कर लिए याद तो आप जो फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। एक आती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाली, जैसे मान लीजिए ये है क्रॉस क्रॉस, इसका पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगी, जो उसकी डायरेक्शन वो इन्वर्ट है, ठीक है। और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे रखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर ऐसे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, तो जो इसकी डायरेक्शन है करंट की वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सिमिलर उसी की तरह है, इस वाले केस की तरह ही बिल्कुल, ठीक है। जैसे इसको ले लीजिए, ये एंटर हुआ तो मीन्स इसके मतलब नियर आया, तो इसमें एंटर हुआ तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है इसमें। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसके बीच में रख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, तो उसमें उस केस में होगा न्यूट्रल, ठीक है। तो इसमें लिखता हूँ सेकंड है इन मिडल, इन सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, तो डायरेक्शन क्या होगी, न्यूट्रल, नो डायरेक्शन, ठीक है। और थर्ड केस हो जाएगा आउटसाइड, अगर इसके आउटसाइड है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ से जैसे यहाँ पे कोई भी ये, इन दोनों केसेस में क्या होगा, इनमें हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्ड केस में आउटसाइड, ठीक है, तो उसमें हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपके ये थे डायरेक्शंस वाले। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत ही अजीब है। देखिए क्या है इसमें, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर इन द डायरेक्शन B to A, मीन्स यहाँ पे एक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो B to A फ्लो हो रहा है, ठीक है। डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से B to A डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
तो इंक्रीज़ कैसे हो रहा होगा, जब बी टू ए डिक्रीज़ है तो इंक्रीज़ क्या कैसे हुआ होगा, वो हुआ होगा ए टू बी, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ होगा वो ए टू बी। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द मेटेलिक लूप केप्ट अबव द वायर। हमें बताना कि जो ये लूप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी जो इस वायर के अबव है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो हमें जो डायरेक्शन लेती होनी है ना, डायरेक्शन वो हमेशा हम लेती है इंक्रीजिंग, ठीक। तो इसमें दिया था हमें डिक्रीजिंग बी टू ए, लेकिन हमने अपनी ओर से बना दिया कि इंक्रीज कहाँ कैसे हुआ होगा, वो ए टू बी, ठीक है। तो ए टू बी वो इंक्रीज़ हुआ होगा, तो हमने यहाँ से ले ली इसकी डायरेक्शन इंक्रीजिंग, ठीक। और आपको पता है कि जो वो है ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करता है करंट को, ठीक है। लेंज लॉ ना, लेंज लॉ क्या कहता है आपको कि जो पोलैरिटी है या फिर जो डायरेक्शन होती है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो क्या है, इट ऑलवेज अपोज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो जो वो किसी भी चेंज होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चारों तरफ इंड्यूस हुआ होगा, वो क्या करता है, वो उसको अपोज करता है ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है तो अपोज कैसे करेगा, वो इस डायरेक्शन में करेगा, ऐसे अपोज, ठीक है। लेंज लॉ जिसको नहीं पता है मेरी वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही ईजी वे में बता हुआ है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आते तो इंक्रीज़ ये इस डायरेक्शन में हुआ है तो वो अपोज कैसे करेगा, वो उसको इस डायरेक्शन अपोज करेगा, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज, ठीक है। बस आपको यहाँ पे लेंस लॉ लगाना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है, पहले बताया हुआ है, आप कर सकते हो इसे आसानी से। सी डी ये है ए बी। अब आपको डायरेक्शन बतानी है कि इस वाली कॉइल में क्या डायरेक्शन होगी और इस वाली में, ठीक है। तो आई होप कि आपने कर दिया होगा, बहुत ईजी है। देखो मैं बता देता हूँ, पहले लेते हैं इस वाली कॉइल को, फर्स्ट वाली। इसमें क्या है, जो नॉर्थ पोल है वो इससे दूर हुआ है, डायरेक्शन देखो ये यहाँ पे है ना, तो इससे अवे हुआ। तो मैंने बताया था जब भी अवे होगा नॉर्थ पोल तो क्या क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर इसके पास आता है ऐसे यहाँ पे, अगर ये नॉर्थ पोल होता तब होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे दूर है तो क्लॉकवाइज। और इस वाली केस में देखो, इसमें साउथ पोल इसके करीब आया, सेकंड वाली के पास आया, तो इसमें क्लॉकवाइज होगी। और अगर नॉर्थ पोल आता तो एंटी क्लॉकवाइज होती, ठीक है। तो सिंपल था ये तो होता है। चलो ये हो गया। एक होते हैं आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, अगर आपने बस एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, अगर वो आपने सीख लिया तो आप आसानी से कर पाओगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसने एक ग्राफ बनाया हुआ है, किसके बीच में है, फाई एंड आई मीन्स फ्लक्स एंड करंट के बीच में ग्राफ है। ये दो इंडक्टर्स हैं ए एंड बी। इसमें हमें बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स एल, एल की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, ए की या फिर बी की, ठीक है। तो आपने जो मेथड पढ़े होंगे वो है, निकालते पहले क्या, टेन का फॉर्मूला लगा के स्लोप से हम देखते जिसकी स्लोप ज़्यादा वगैरह वगैरह, उससे हम करते हैं ग्राफ के क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, वो देखिए क्या इसमें पूछा है। इसने सेल्फ इंडक्टेंस बताना हमें किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस एल क्या होता है, फाई अपॉन आई, ठीक है। तो हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं, या तो फाई या फिर आई। चलो मैंने इसमें मान ली आई, तो मैं इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करूँगा। देखो ये ए के लिए भी कांस्टेंट है, ये बी के लिए भी कांस्टेंट है, आई, ठीक है। अब जो फाई है उसकी तरफ लेके जाते हैं इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पे आई, ये अलग है, बी की वैल्यू फाई की और ये ए की यहाँ पे अलग है, ठीक है। अब देखो जो इंडक्टेंस है वो फाई के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका फाई ज़्यादा होगा उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो फाई की वैल्यू किसकी ज़्यादा, ए की या फिर बी की, ठीक है। तो क्लियरली आपको शो हो रहा है कि जो फाई की वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा है, ए की, ठीक है। सो ए हैज़ लार्ज वैल्यू देन बी, ठीक है। अब ये तो हो गया मैंने जब इसमें आई को मैंने कांस्टेंट माना, ठीक है। अगर आप इसमें फाई को कांस्टेंट मानते तब भी ये हो जाएगा उसी मेथड से। देखो ये कैसे होता है बताता हूँ, ठीक है। इस बार मैंने मान लिया फाई को कांस्टेंट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। ए और बी के लिए दोनों के लिए फाई कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो आई है वो डिफरेंट है दोनों के लिए, ए और बी के लिए। तो ये लाइन यहाँ पे इसकी आ गई, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर अगेन फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है, एल अपॉन ओ, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। और यहाँ पे देखो जो एल है वो आई की कैसी है, वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एल इज इक्वल एल इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स जिसका आई कम होगा उसका एल ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसका आई ज़्यादा होगा उसका एल कम होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इंडक्टेंस किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें जो मतलब सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो ए की जो आई की वैल्यू है, ए के लिए जो आई की वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे 0 है, 1 है, 2, 3, 4, ठीक है। तो 2 है ए की वैल्यू आई की, तो आई की वैल्यू ए के लिए कम है, ठीक है, यहाँ मतलब कम है आई की वैल्यू, तो इंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और बी के लिए देखो, बी के लिए आई की वैल्यू ज़्यादा है तो इन्वर्स लिया तो एल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखो, अगर इसमें फाई को आप कांस्टेंट मानते तब भी ए की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ्स को करने के लिए बहुत ही ईजी वे है। आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब आपका पार्ट बचता है न्यूमेरिकल्स का, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। अगर आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और वो एप्लीकेशन इनकी सोलिनॉइड वाली और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन होते हैं, वो आपके सभी लेंस लॉ से हो जाएंगे। ठीक है, बस डायरेक्शन होती है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमेशा क्या करेगी, वो जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो हमेशा अपोज करेगी किसको, फ्लक्स को, अपोज फ्लक्स। बस ये सब कुछ है। अगर आप बेसिक से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, एक एक चीज़ आपको बताई गई है, आप वहाँ से देख लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।